द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याय 4 स्टॉक मार्केट का इतिहास 1972 में स्टॉक मूल्यों का स्तर HindiAudiobook.com। अगर आपको पता नहीं है कि आप कहां जा रहे हैं तो आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आप वहां नहीं जा सकते हैं। योगी बेरा। इस अध्याय में ग्राहम बताते हैं कि भविष्यवाणियां कैसे काम करती हैं। वे 2 साल बाद के बाजार के हाल अपनी दूरदर्शिता से देखते हैं कि 1973-74 के विनाशकारी समय में भी बाजार से कैसे लाभ लिया जा सकता है, वह उसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें अमेरिकी शेयरों ने अपना 37% मूल्य खो दिया था, जिसका असर भविष्य में 2 दशकों से भी अधिक समय तक दिखता था। इसी समय बाजार उन गुरुओं और सर्वश्रेष्ठ किताबें बेचने वालों के तर्क को सुनता है जो कभी भी अपने जीवन काल में इस क्षितिज पर नहीं पहुंचे थे। ग्राहम के तर्क का मूल यह है कि बुद्धिमान निवेशक को अतीत के आधार पर भविष्य का पूर्वानुमान कभी नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्यवश यह वास्तव में एक गलती रही कि 1990 के दशक में एक के बाद एक बुलिश किताबों की एक धारा ने, जैसे वार्टन फाइनेंस प्रोफेसर जेरेमी सिगेल की स्टॉक फॉर द लॉन्ग रन 1994 के बाद, जेम्स ग्लासन और केविन हेसेट के डाउ 36,000, डेविड एलियास के डाउ 40,000 और चार्ल्स कैडलेक के डाउ 1,00,000, क्रेसेडो 1999 आदि सभी प्रकाशित हुई। पूर्वानुमानियों ने तर्क दिया कि 1802 के बाद से मुद्रास्फीति के बाद शेयरों ने वार्षिक औसत में 7% तेजी बना ली थी। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि निवेशकों को भविष्य में और ज्यादा तेजी की उम्मीद करनी चाहिए। कुछ शेयर ऐसे भी थे जो कम से कम 30 वर्षों की किसी भी अवधि में हमेशा आगे रहे थे। इसलिए स्टॉक में बॉन्ड या यहां तक कि बैंक नकद से कम जोखिम था, और यदि आप लंबे समय तक शेयरों का स्वामित्व रखकर सभी जोखिमों को खत्म कर सकते थे तो आप उनके लिए कितना भुगतान करते। 1999 और 2000 के आरंभ में बेलोनी हर जगह था। 7 दिसंबर 1999 को फर्स्ट हैंड म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो मैनेजर केविन लैंडिस CNN के मनी लाइन प्रसारण पर दिखाई दिए। यह पूछे जाने पर कि वायरलेस दूरसंचार स्टॉक कितना लाभ देगा, कमाई के अनंत गुणकों पर उनके पास एक तैयार उत्तर था। यह एक मानिया नहीं है, पूरी तरह से विकास के पूर्ण मूल्यों को देखो, यह बड़ा है। 18 जनवरी 2000 को केमर फंड्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार रॉबर्ट फ्रोलिच ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में यह घोषित किया, यह एक नई विश्व व्यवस्था है। हम देखते हैं कि लोग सही कंपनियों को त्याग देते हैं क्योंकि उनके शेयर की कीमत बहुत अधिक होती है। यह निवेशक द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलती है। 10 अप्रैल 2000 को बिजनेस वीक पर जेफरी एम एप्पलगेट फिर लेमन ब्रदर्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार ने अशिष्टता से पूछा, क्या शेयर बाजार 2 साल पहले से आज खतरे में है क्योंकि कीमतें अधिक है? जवाब ना है, लेकिन जवाब हाँ है। यह हमेशा रहा है, यह हमेशा रहेगा। और जब ग्राहम ने पूछा क्या इस तरह की अशक्तता निर्दोष हो सकती है, वह जानते थे कि उस प्रश्न का कोई शाश्वत उत्तर नहीं हो सकता है। एक क्रोधित यूनानी भगवान की तरह शेयर बाजार ने उन सभी को कुचल दिया जो इस बात पर विश्वास करते थे कि 1990 के उत्तरार्ध के उच्च रिटर्न किसी प्रकार का दिव्य वरदान था। देखें कि लैंडिस, फ्रोइलिक और एप्पलगेट द्वारा किए गए पूर्वानुमानों का क्या हुआ। 2000 से 2002 तक लैंडिस के पालतू वायरलेस शेयरों का सबसे स्थिर नोकिया 67% गिर गया, जबकि सबसे खराब विन स्टार कम्युनिकेशन 99.9% गिर गया। फ्रोइच के पसंदीदा शेयर सिस्को सिस्टम्स और मोटोरोला 2002 के अंत तक 70% से अधिक गिर गए। निवेशकों को अकेले सिस्को पर $400 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ, जो कि हांगकांग, इजराइल, कुवैत और सिंगापुर के संयुक्त आर्थिक उत्पादन से अधिक था। अप्रैल 2000 में जब एप्पलगेट ने उदारवादी सवाल पूछा तो डॉक्टर जोन्स इंडस्ट्रीज 11,187 पर, नास्डैक कंपोजिट इंडेक्स 4,446 पर था।
2002 के अंत तक डाउ 8300 के स्तर के आसपास घूम रहा था, जबकि नास्डाक लगभग सबसे निचले स्तर 1300 पर अपने सभी लाभों को खत्म करके औंधे मुंह गिर गया था। निष्कर्ष यह रहा कि जो जितनी स्पीड से ऊंचा गया वह उतनी ही स्पीड से नीचे गिरा। इस प्रकार के शेयर के लिए स्थायी प्रतिरक्षा के रूप में ग्राहम बुद्धिमान निवेशक से कुछ सरल संदिग्ध सवाल पूछने का आग्रह करते हैं। शेयरों का भविष्य रिटर्न हमेशा अपने पिछले रिटर्न के समान क्यों होना चाहिए? जब प्रत्येक निवेशक का मानना है कि लंबे समय तक पैसे कमाने के लिए स्टॉक की गारंटी है, तो क्या बाजार में भारी गिरावट नहीं होगी? जब एक बार ऐसा होता है तो भविष्य में कैसे संभवतः उच्च रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं? ग्राहम के जवाब हमेशा से तर्क और सामान्य ज्ञान में निहित है। किसी भी निवेश का मूल्य हमेशा इसके लिए भुगतान की जाने वाली कीमत का एक कार्य होना चाहिए। 1990 के दशक के अंत तक मुद्रास्फीति दूर हो गई थी, कॉर्पोरेट लाभ तेजी से बढ़ रहे थे और अधिकांश दुनिया शांति में थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था, न ही इसका मतलब यह हो सकता था कि शेयर किसी भी कीमत पर खरीदने लायक थे। चूंकि कंपनियां कमाई कर रही थी जो सीमित है, निवेशकों को स्टॉक के लिए भुगतान करने के इच्छुक होने की कीमत भी सीमित होनी चाहिए। इस बारे में सोचें, माइकल जॉर्डन अपने पूरे समय का सबसे बड़ा बास्केटबॉल खिलाड़ी हो सकता है और उसने प्रशंसकों को शिकागो स्टेडियम में एक विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह खींच लिया। शिकागो बुल्स को लकड़ी के तल के चारों ओर एक बड़ी चमड़े की गेंद उछालने के लिए जॉर्डन को सालाना $34 मिलियन का भुगतान करने का सौदा मिला। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बुल को प्रति सत्र 340 मिलियन या 3.4 बिलियन या 34 बिलियन का भुगतान करना उचित होगा। ऑप्टिमिज्म की सीमाएं। बाजार की हालिया रिपोर्ट पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्राहम चेतावनी देते हैं कि यह काफी अजीब और खतरनाक निष्कर्ष है कि भविष्य में आम शेयरों के लिए समान रूप से आश्चर्यजनक परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। 1995 से 1999 तक बाजार में 20% वृद्धि हुई, जो अमेरिकी इतिहास के स्टॉक खरीदारों में अभूतपूर्व आशावादिता बन गई। 1998 के मध्य में पेन वेबर ब्रोकरेज फर्म के गैलुप संगठन द्वारा सर्वेक्षण किए गए निवेशकों ने उम्मीद की थी कि आने वाले वर्ष में उनके पोर्टफोलियो औसतन 13% की कमाई करेंगे। 2000 की शुरुआत तक उनकी औसत अपेक्षित वापसी 18% से अधिक हो गई थी। परिष्कृत पेशेवर भविष्य के रिटर्न की अपनी धारणाओं के रूप में बस उत्साही थे। उदाहरण के लिए 2001 में एसबीसी कम्युनिकेशन ने अपनी पेंशन योजना पर 8.5% से 9.5% तक अनुमानित वापसी की। 2002 तक मानक 500 स्टॉक इंडेक्स में कंपनियों की पेंशन योजनाओं पर वापसी की औसत अनुमानित दर 9.2% की गई थी। एक बिना सोचे समझे त्वरित उत्साह के बाद का भयानक सच 2001 और 2002 में पाया गया कि शेयरों पर एक साल के रिटर्न की औसत उम्मीद 7% तक गिर गई है। हालांकि निवेशक अब 2000 की कीमतों में लगभग 50% कम कीमत पर स्टॉक खरीद सकते थे। वॉल स्ट्रीट के अनुमानों के मुताबिक उन पेंशन योजनाओं पर रिटर्न के बारे में उन धारणाओं को M&P 500 में कंपनियों को 2002 और 2004 के बीच $32 अरब का न्यूनतम खर्च होगा। हालांकि निवेशकों को पता है कि वे कम पर खरीदना और उच्च पर बेचना चाहते हैं, प्रैक्टिस में वे अक्सर इसे पीछे की ओर ले जाते हैं। इस अध्याय में ग्राहम की चेतावनी सरल है। विपरीत के सिद्धांत के अनुसार अधिक उत्साही निवेशक जो लंबे समय तक शेयर बाजार में बने रहते हैं, उनके बारे में निश्चित है कि वे कम समय में गलत साबित हो सकते हैं। 24 मार्च 2000 को अमेरिकी शेयर बाजार का कुल मूल्य $14.75 ट्रिलियन तक पहुंच गया। 9 अक्टूबर 2002 तक केवल 30 महीने बाद कुल अमेरिकी शेयर बाजार $7.34 ट्रिलियन यानी 50.2% कम हो गया था, जो कि $7.41 ट्रिलियन का नुकसान था। इसी बीच कई बाजार पंडित सालाना यहां तक कि आने वाले दशकों तक फ्लैट या यहां तक कि नकारात्मक बाजार रिटर्न की भविष्यवाणी करते हैं।
इस बिंदु पर ग्राहम एक साधारण सवाल पूछते हैं, इस बात पर विचार करते हुए कि विशेषज्ञ आखिरकार गलत साबित हो चुके थे, तब क्यों बुद्धिमान निवेशक फिर भी इन पर विश्वास करते थे। आगे क्या होगा? शोर को ट्यून करें और भविष्य के रिटर्न के बारे में सोचें। इससे पहले ग्राहम के तरीके पर गौर करें। उनके अनुसार शेयर बाजार का प्रदर्शन 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, वास्तविक विकास, कंपनियों की कमाई और लाभांश की बढ़ोतरी। दूसरा, मुद्रास्फीति वृद्धि, अर्थव्यवस्था में कीमतों की सामान्य बढ़ोतरी। तीसरा, सट्टा वृद्धि या गिरावट, निवेश के लिए जनता की भूख में कोई कमी या वृद्धि। लंबे समय तक प्रति शेयर कॉर्पोरेट कमाई में वार्षिक वृद्धि औसत 1.5% से 2% औसत है। 2003 की शुरुआत से मुद्रास्फीति सालाना लगभग 2.4% तक चल रही थी। स्टॉक पर लाभांश 1.9% था। इसका मतलब है कि आप उचित रूप से स्टॉक की अनुमानित रिटर्न 6% की उम्मीद कर सकते थे। यदि निवेश करने वाले लोगों को फिर से लालच मिलता है और स्टॉक को वापस भेजता है, तो वह सट्टा बुखार अस्थायी रूप से उच्च रिटर्न चलाएगा। यदि इसके बजाय निवेशक 1930 और 1970 के दशक के अनुसार डर से भरे हुए हैं, क्योंकि स्टॉक पर रिटर्न अस्थायी रूप से कम हो जाएगा। येल विश्वविद्यालय के कॉमर्स प्रोफेसर रॉबर्ट शिलर का मानना है कि ग्राहम ने उनके मूल्यांकन दृष्टिकोण को प्रेरित किया। शिलर पिछले 10 वर्षों में औसत कॉर्पोरेट मुनाफे के मुकाबले मानक 500 शेयर सूचकांक की वर्तमान कीमत की तुलना करते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्कैन करके शिलर ने दिखाया है कि जब उनका अनुपात 20 से ऊपर चला जाता है तो बाजार आमतौर पर खराब रिटर्न देता है। जब यह 10 से नीचे गिरता है तो स्टॉक आमतौर पर लाभ उत्पन्न करते हैं। 2003 के आरंभ में शिलर के गणित से शेयरों की कीमत पिछले दशक की औसत मुद्रास्फीति समायोजित कमाई के लगभग 22.8 गुना थी, अभी भी खतरे के क्षेत्र में, लेकिन दिसंबर 1999 में 44.2 गुना कमाई के उनके डिमेंटेड स्तर से नीचे थी। इसलिए 2003 के शुरुआती दिनों के मूल्यांकन के स्तर से शेयर बाजार ने कभी कभी आने वाले 10 वर्षों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, कभी कभी खराब और शेष समय के साथ उलझन भरी स्थिति में भी रहा है। मुझे लगता है कि ग्राहम सबसे कम और उच्चतम रिटर्न और परियोजना के बीच अंतर को विभाजित करेंगे कि अगले दशक में शेयर सालाना लगभग 6% कमाएंगे या मुद्रास्फीति के बाद 4% कमाएंगे। 1990 के दशक की तुलना में 6% कुछ भी नहीं है, लेकिन यह लाभों की तुलना में बेहतर है, जिससे बॉन्ड का उत्पादन होने की संभावना है और अधिकांश निवेशकों के लिए एक विविध पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में पर्याप्त कारण है। लेकिन ग्राहम का दृष्टिकोण दूसरा है। भावी स्टॉक रिटर्न की भविष्यवाणी करते समय आप केवल एक चीज पर भरोसा कर सकते हैं कि आप शायद गलत हो जाएंगे। एकमात्र निर्विवाद सत्य जो अतीत हमें सिखाता है वह यह है कि भविष्य हमेशा हमें आश्चर्यचकित करेगा और वित्तीय इतिहास के उस कानून के लिए अनुशासनिक यह है कि बाजार सबसे अधिक लोगों को क्रूरता से आश्चर्यचकित करेगा जो सबसे निश्चिंत है कि भविष्य के बारे में उनके विचार सही हैं। ग्राहम के अनुसार शक्तियों के बारे में विनम्र रहना आपको भविष्य के एक दृष्टिकोण पर बहुत अधिक जोखिम से बचाएगा जो गलत साबित हो सकता है। भविष्य का ईव तो गलत साबित हो सकता है, तो हर तरह से आपको अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि अपनी भावनाओं को निराश न होने दें। बुद्धिमान निवेशक के लिए आशा हमेशा शाश्वत स्प्रिंग होते हैं। वित्तीय बाजार में भविष्य में जितना बुरा दिखता है वह उतना ही बेहतर होता है। एक बार एक सनकी ने ब्रिटिश उपन्यासकार और निबंधकार जीके चेस्टरटन को बताया, धन्य है वह जो कुछ भी उम्मीद नहीं करता है, क्योंकि वह निराश नहीं होगा। चेस्टरटन का पुनर्विचार, धन्य वह है जो कुछ भी उम्मीद नहीं करता, क्योंकि वह सब कुछ का आनंद लेगा। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।